ठीक है ना। पैरोक्सिस्मल नॉक्टर्नल हीमोग्लोबिन यूरिया आप देखते हैं इसमें क्या है, ठीक है ना। देखिए रेड ब्लड सेल्स जिस इन्वायरमेंट में रहते हैं ना वहाँ पे कम्प्लीमेंट भी होता है, ठीक है ना। कम्प्लीमेंट एक का इन्वायरमेंट जो है एक डेंजरस इन्वायरमेंट साबित होता है आरबीसी के लिए, ठीक है ना। अब ये रेड ब्लड सेल को कम्प्लीमेंट से बचाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। और ये सिर्फ आरबीसी के लिए नहीं है, ये डब्ल्यूबीसी के लिए भी और प्लेटलेट्स के लिए भी यही सीन है कि इसको कम्प्लीमेंट से बचाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक ऐसे इन्वायरमेंट में रहते हैं जहाँ कम्प्लीमेंट भी होता है, ठीक है ना। तो ठीक है ना, तो इसी कम्प्लीमेंट से बचने के लिए आरबीसी के ऊपर एक मॉलिक्यूल होता है, उसको क्या कहते हैं, डीके एक्सेलरेटिंग फैक्टर कहते हैं, ठीक है ना। इसको डीके एक्सेलरेटिंग फैक्टर, तो ये डीके एक्सेलरेटिंग फैक्टर होता है आरबीसी की सरफेस पे। इसके अलावा आरबीसी की सरफेस में और भी मॉलिक्यूल्स होते हैं, उस मॉलिक्यूल को क्या कहते हैं, मॉल, ठीक है ना, मॉल कहते हैं। मेम्ब्रेन, ये देखिए मेम्ब्रेन इनहिबिटर ऑफ रिएक्टिव लाइसिस मर्ल मॉलिक्यूल भी होता है डीके एक्सेलरेटिंग फैक्टर के साथ साथ आरबीसी के सेल में, ठीक है, मेम्ब्रेन में, ठीक है ना। अब ये दोनों मॉलिक्यूल्स हैं, ये क्या करते हैं, इनएक्टिवेट करते हैं किसको, इनएक्टिवेट करते हैं किसको, कम्प्लीमेंट को, ठीक है ना। दोनों मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व होते हैं कम्प्लीमेंट की इनएक्टिवेशन में, ठीक है ना। हमने क्या कहा, हमने कहा कि जो डीके एक्सेलरेटिंग फैक्टर है और मेम्ब्रेन इनहिबिटरी रिएक्टिव लाइसिस है, ये जो दोनों है ये इनएक्टिवेट करते हैं कम्प्लीमेंट को। कैसे, फॉर एग्जांपल इसकी एक मिसाल क्या है, मिसाल ये है कि डीके एक्सेलरेटिंग फैक्टर जो है ना इनहिबिट करता है, डीएक्टिवेट करता है किसको, C3 कन्वर्टेस को, ठीक है ना। ये C3 कन्वर्टेस लिखा हुआ है इस जगह में, ठीक है ना, ठीक है ना। अब ये डाफ जो है ये वाला मॉलिक्यूल और ये वाला मॉलिक्यूल जो है माल जो है, ये मेम्ब्रेन के साथ कैसे कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। मेम्ब्रेन के साथ ये एक और मॉलिक्यूल के साथ कनेक्ट होते हैं, इसको कहते हैं जीपीआई। अगर जीपीआई ना हो तो ये भी नहीं होंगे, ठीक है ना। इसको हम क्या कहते हैं, इस मॉलिक्यूल को हम इसको कहते हैं जीपीआई, ठीक है ना, ठीक है ना। अब देखें जो पैरोक्सिस्मल नॉक्टर्नल हीमोग्लोबिन यूरिया में यही जो एंकरिंग मॉलिक्यूल है जीपीआई, इसमें डिफेक्ट होता है। देखें होता क्या है, इसमें सबसे पहले एक एक्वायर्ड डिफेक्ट होता है, याद रखें ये कंजेनिटल नहीं होता, ये एक एक्वायर्ड डिफेक्ट होता है माइलॉइड स्टेम सेल्स में, जिसकी वजह से जीपीआई जो है ना एंकरिंग ये प्रोटीन है ये एब्सेंट होता है, ये एब्सेंट होता है, ठीक है ना। अब माइलॉइड स्टेम सेल की बात की तो ये सिर्फ आरबीसी की बात नहीं हुई, ये सिर्फ प्लेटलेट्स में भी ऐसा होता है और डब्ल्यूबीसीज में भी ऐसा होता है और आरबीसीज में भी ऐसा होता है, ठीक है ना, ठीक है ना। अब अगर ये जीपीआई एब्सेंट है तो ये देखें इस जगह में हमने क्या कहा था कि डैफ और मॉल जीपीआई के थ्रू मेम्ब्रेन के साथ अटैच होते हैं। तो जब जीपीआई नहीं है तो ये दोनों नहीं होंगे, जब ये दोनों नहीं होंगे ना तो ये जो कम्प्लीमेंट को ये इनएक्टिवेट नहीं कर सकेंगे और एक्टिव कम्प्लीमेंट फिर इनको डिस्ट्रॉय करेगा आरबीसीज को, ठीक है ना। तो इस केस में फिर न सिर्फ आरबीसीज को ये देखें प्लेटलेट्स और डब्ल्यूबीसीज को भी ये कम्प्लीमेंट डिस्ट्रॉय कर पाएगा, ठीक है ना, ठीक है ना। आप देखें होता क्या है, इसकी थोड़ी सी फिजियोलॉजी देखें। जब हम सोते हैं, ठीक है ना, तो हम ब्रीदिंग क्या करते हैं, शेलो ब्रीथिंग करते हैं, ठीक है। जब शेलो ब्रीथिंग करते हैं तो हम क्या करते हैं, रिटेन करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को। ड्यूरिंग शेलो ब्रीथिंग वी रिटेन कार्बन डाइऑक्साइड, जिसकी वजह से क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी में जब बढ़ती है तो रेस्पिरेटरी अल्कोलो एसिडोसिस होता है। जब एसिडोसिस होता है ना तो ये एसिडोसिस जो होती है ये क्या करती है, ठीक है ना। अब ये एसिडोसिस क्या करती है, एक्टिवेट करती है किसको, एक्टिवेट करती है कम्प्लीमेंट को, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि रात को हम थोड़ा बहुत कम्प्लीमेंट एक्टिवेट कर रहे होते हैं, ठीक है ना। अब कम्प्लीमेंट एक्टिवेट हो गया तो क्या होगा, अगर तो नॉर्मल आरबीसीज है यानी कि नॉर्मल जो हमारी जो नॉर्मल माइलॉइड स्टेम सेल्स नॉर्मल है, ठीक है, यानी कि प्लेटलेट डब्ल्यूबीसीज और आरबीसीज नॉर्मल है, ये आरबीसी है, ठीक है ना, स्पेशली, ठीक है। तो अब जब नॉर्मल आरबीसी हम सिर्फ आरबीसी की बात करेंगे यहाँ पे, ठीक है, बाकी प्लेटलेट्स और डब्ल्यूबीसीज की बात नहीं करेंगे। अगर नॉर्मल आरबीसी से नॉर्मल जीपीआई प्रोटीन है, ये देखें ये जो हमने एंकरिंग प्रोटीन कहा था ये वाला, ठीक है ना, नॉर्मल है, तो फिर क्या होगा, प्रोडक्शन गारंटीड होती है, ठीक है। लेकिन अगर ऐसे केसेस में अगर एबनॉर्मल जो है आरबीसीज हैं, ठीक है, एबनॉर्मल आरबीसीज हैं और एबनॉर्मल जो है जीपीआई है तो प्रोटेक्शन नहीं होगी और एबनॉर्मल आरबीसीज में लाइसिस होगी किसकी, आरबीसी की। अब जब आरबीसी की लाइसिस होगी, देखें हमने कहा था ना कि जब आरबीसी की लाइसिस होगी वही बात है, ठीक है ना। अंदर ही हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन में हीम है, फिर ग्लोबिन है, अच्छा ठीक है ना, फिर यहाँ से आयरन और उसके बाद यहाँ से फिर आपको सही है जो प्रोटोपोरफायरिन, इस तरह लाइसिस होगी ना, इस तरह लाइसिस होगी ना, तब इस तरह लाइसिस होगी तो ऐसे पेशेंट्स को जब सुबह उठेंगे, याद रखें ये पेरोक्सिस्मल है, सम नाइट्स नॉट ऑल, ठीक है ना। तो सुबह उठेंगे तो इनका जो है ना रेड कलर्ड यूरिन, डार्क कलर्ड यूरिन होगा, ठीक है ना, डार्क रेड कलर्ड यूरिन होगा, सही है। तो इसको कहते हैं हम पेरोक्सिस्मल नॉक्टर्नल हीमोग्लोबिन यूरिया।
ठीक है ना। और जब ये सो रहे होंगे तो इनको क्या करेगा, इनका कम्प्लीमेंट बिकॉज दे डोंट हैव डेफ एनिमल, क्योंकि जीपीआई नहीं है तो ये इनका कम्प्लीमेंट डैमेज करेगा आरबीसीज को, ठीक है ना, जिसकी वजह से हीमोग्लोबिन यूरिया होगा। ठीक है ना। इस पॉइंट पे साथ में न सिर्फ आरबीसीज बल्कि इसके प्लेटलेट्स भी डैमेज हो रहे होते हैं और डब्ल्यूबीसी भी। याद रखें, फिर बस इसको इधर ब्रेक करने की ज़रूरत नहीं है इस केस में, बस हीमोग्लोबिन आता है यूरिन में, ये आपने याद रखना है। ठीक है ना। तो आरबीसी की जब डिस्ट्रक्शन करता है कम्प्लीमेंट, तो इसके केस में वो क्या होता है, हीमोग्लोबिनीमिया सबसे पहले होता है, फिर यही हीमोग्लोबिन यूरिन में अपीयर होता है, हीमोग्लोबिन यूरिया हो जाता है। और आपको हमने पहले भी बताया था यही सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, जब हीमोसाइड्रीन यूरिया, याद है, जब ये जाता है किडनी के ग्लोमेरुलर सेल्स में, वहाँ सेल्स टेकअप करते हैं, आयरन को टेकअप करते हैं, आखिर में स्लफ ऑफ होते हैं और डेज लेटर ये प्रेजेंटेशन होती है हीमोसाइड्रीन यूरिया की। ठीक है ना। यानी कि ये जो सेल्स होते हैं ये हीमोग्लोबिन टेकअप करते हैं, आखिर में पायल अप हो जाते हैं। हीमोग्लोबिन जब पायल अप होता है अंदर तो ये स्लफ ऑफ हो जाते हैं, स्लफ ऑफ होकर नीचे गिरते हैं, इसको हीमोसाइड्रीनुरिया बोलते हैं। ठीक है ना। याद रखें, हीमोसाइड्रीनुरिया डेज लेटर द हीमोलिसिस पे हो जाएगी। ठीक है ना। ये कभी भी एक्यूट हीमोलिसिस में आपको नज़र नहीं आएगा, डेज लेटर नज़र आएगा। तो इस तरह का एमसीक्यू अगर ऑप्शंस में है तो आपने देखना है कि हीमोलिसिस ठीक भी हो चुकी होगी उसकी। ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है टाइम के मेरे हिसाब से। ठीक है ना। आप देखें, अगर स्क्रीनिंग टेस्ट की बात की जाए पैरोक्सिस्मल नॉक्टर्नल हीमोग्लोबिन यूरिया के लिए, तो हम सुक्रोज टेस्ट यूज़ करते हैं। जब सुक्रोज हम इंट्रोड्यूस करते हैं ना पेशेंट के सीरम में, तो ये क्या करता है, सुक्रोज कम्प्लीमेंट को एक्टिवेट करता है और फिर हम देखते हैं कि आरबीसी लिसिस होती है कि नहीं और हीमोग्लोबिन यूरिया होता है कि नहीं। इसके अलावा एक कन्फर्मेटरी टेस्ट है, इसमें क्या करते हैं हम, जो एसिडिफाई करते हैं सीरम को, और यही एसिडिफिकेशन भी कम्प्लीमेंट को एक्टिवेट करती है। जिसके बाद फिर अगर नॉक्टर्नल हीमोग्लोबिन यूरिया हो जाए तो फिर हम कहते हैं कि इसको पीएनएच है। ठीक है। लेकिन नाउअडेज रिसेंटली यूज जो टेस्ट है वो फ्लो साइटोमेट्री में हम डिटेक्ट करते हैं CD55 वही है जिसको हम डेफ कहते हैं, डीके एसेलरेटिंग फैक्टर। अगर CD55 की कमी हो आरबीसी के सरफेस के ऊपर तो इसका मतलब हम डायग्नोस करते हैं पैरोक्सिस्मल नॉक्टर्नल हीमोग्लोबिन यूरिया, क्योंकि अगर ये आरबीसी है, वही ना, ये यहाँ हमने देखा था कि अगर ये आरबीसी है तो यही डीएफ है जिसको हम CD55 भी बोलते हैं ना। तो ये लिंकर मॉलिक्यूल जीपीआई को यूज़ करता है। अगर इसी की कमी है तो इसका मतलब इसकी भी कमी है, तो फिर क्या होता है, फिर हम डायग्नोस कर लेते हैं फ्लो साइटोमेट्री से कि पैरोक्सिस्मल नॉक्टर्नल हीमोग्लोबिन यूरिया है पेशेंट को। ठीक है। ये एक एक्वायर्ड डिफेक्ट है। ठीक है ना। अब देखें, पैरोक्सिस्मल नॉक्टर्नल हीमोग्लोबिन यूरिया में जो कॉज ऑफ डेथ है वो क्या होती है, कैश ऑन डिलीवरी नहीं है, ये कॉज ऑफ डेथ है। ठीक है। तो इसमें बेसिकली थ्रोम्बोसिस इज़ द कॉज ऑफ डेथ। क्योंकि थ्रोम्बोसिस होती है हेपेटिक वेन की, पोर्टल ये वेन की और सेरेब्रल वेन्स की। होता क्या है, कम्प्लीमेंट डिस्ट्रॉय कर रहा होता है किसको, आरबीसी को कम्प्लीमेंट डिस्ट्रॉय कर रहा होता है किसको, प्लेटलेट को कम्प्लीमेंट डिस्ट्रॉय कर रहा होता है किसको, डब्ल्यूबीसी स्पेसिफिकली कहा जाए, नॉट डब्ल्यूबीसी ओनली, ग्रेनुलोसाइट्स जिसमें बेजोफिल्स, इओसिनोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, इन सबको। ठीक है ना। क्योंकि इसमें असल में माइलॉइड स्टेम सेल्स की वो होती है ना, एक्वायर्ड डिफेक्ट होता है इनमें। ठीक है ना। जिसकी वजह से इन तीनों लाइंस में जो जीपीआई प्रोटीन की कमी होती है ना। ठीक है। तो अब होता क्या है, जब प्लेटलेट्स की कमी होती है ना इनमें, तो फिर आपको पता है कोआगुलेशन कैस्केड स्टार्ट होता है और उसके बाद क्या होती है, थ्रोम्बोसिस होती है, और वही थ्रोम्बोसिस ऑफ द हेपेटिक वेन्स, पोर्टल वेन्स, सेरेब्रल वेन्स कॉजेस डेथ ऑफ द पेशेंट। ठीक है ना। याद रखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉट ओनली आरबीसी बल्कि प्लेटलेट्स ऑल्सो लेक करते हैं जीपीआई को, और ग्रेनुलोसाइट्स आल्सो लेक करते हैं जीपीआई को। एग्जामिनर्स हमेशा इनके बारे में पूछते हैं, क्योंकि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ आरबीसी के बारे में याद करके जाते हैं। ठीक है। अब इसी की वजह से फिर थ्रोम्बोसिस होती है, एग्जामिनर कॉज ऑफ डेथ भी हमेशा पूछा करता है इसमें। ठीक है। थ्रोम्बोसिस, क्योंकि आरबीसी कहाँ और थ्रोम्बोसिस कहाँ, तो ठीक है, जब हम सिर्फ आरबीसी को माइंड में रख के जाते हैं तो थ्रोम्बोसिस माइंड में आता ही नहीं है। ठीक है। हमने ये तीनों लाइन्स को माइलॉइड स्टेम लीनिएज को देखना है, माइलॉइड स्टेम सेल्स में ये डिफेक्ट होता है। ठीक है ना। तो फिर थ्रोम्बोसिस ऑफ दिस वेन्स एंड जो है ना कॉज ऑफ डेथ बन जाती है थ्रोम्बोसिस इनकी। ठीक है ना। अगर पीएनएच के कॉम्प्लिकेशंस के बारे में बात करें, इसके कॉम्प्लिकेशंस के बारे में बात करें, तो देखिए पेशेंट क्या कर रहा है, पेशेंट हमेशा लूज़ कर रहा है हीमोग्लोबिन को, कहाँ, यूरिन में। ठीक है। हीमोग्लोबिन यूरिया है ना, तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होगा। इसी तरह AML होगा, एक्यूट माइलॉइड लीकेमिया। हमने क्या कहा, ये एक्वायर्ड डिफेक्ट है माइलॉइड स्टेम सेल में। अगर एक्वायर्ड डिफेक्ट एक हो सकता है तो दूसरा भी हो सकता है। जब दूसरा होगा, ठीक है ना, तो 10% ऑफ द पेशेंट्स दूसरे एक्वायर्ड डिफेक्ट की वजह से एक्यूट माइलॉइड लीकेमिया का शिकार भी बन जाते हैं। ठीक है ना।